में ट्रांसलेट करके देखो जी ये तुम्हारी जो कथा है ये जीरो हो जाएगी। जी सर। इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जी सर। देखिए साहित्य वो जो सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो। ठीक है, ये व्रत, ये वट सावित्री का व्रत, ये अपना अब गुस्सा नहीं करना ऋचा, आपको गुस्सा लगेगा और सिद्धेश्वर जी को भी लगेगा और मेरे बिहारी सभी साथियों को लगेगा। ये छठ, आप इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? ये रचना बिहार से बाहर ही नहीं जाएगी। तो हमें रचना जो है वो बिहार में या पंजाब में हमने उसको मतलब सीमित रखना है या कि दुनिया भर में पहुंचाना है, ये लघु कथा की कमी है। हम ये चीज समझ नहीं पा रहे। जी ठीक है जी सर। बाकी जो मेरी बात का 70% हिस्सा था वो अनीता जी कह चुकी हैं। जी जी सर। तो उनके बयान के नीचे मेरी भी साइन है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कुछ ऐसा लिखें कि जो पटना से बाहर जाए ना, जी गहमर तक जाए, जो पटना अपना यूपी और बिहार की सरहद है, और फिर यूपी में जाए तो वहां भी जो प्रासंगिक हो, वहां से हरियाणा में जाए वहां भी प्रासंगिक हो, पंजाब में जाए वहां भी प्रासंगिक हो, और पंजाब की बॉर्डर क्रॉस करके वो वाघा क्रॉस करके पाकिस्तान में जाए वहां भी प्रासंगिक हो, वहां भी लोगों को समझ आए। जी इस तरह के साहित्य की जरूरत है। मैं अपनी कड़वी बातों के लिए बदनाम जरूर हूं, लेकिन मेरे अपने जानते हैं कि मैं कड़वी बातें जो है मैं उनका कोई मतलब बेस होता है, उनका कोई आधार होता है। अच्छा प्रभाकर जी, यहाँ सिद्धेश्वर जी तब से लिख रहे हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारा भी झगड़ा हो जाता है कि नहीं भाई मेरे को नहीं पसंद आई। क्यों नहीं पसंद आई? नहीं पसंद आई। तो ये भी मेरे से बहस करते हैं, मैं भी इनसे बहस करता हूँ। वो करना ही चाहिए, बात सही। तो आपकी डांट वाली बात पे एक हाइकू बोलूंगी। मैं गुरु की डांटे, माली ने जैसे पौधे, माली ने जैसे अपने पौधे छांटे। बस 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 वही। बस मेरी लाइनों को, भाव को मेरे लीजिएगा। तो अच्छा प्रभाकर जी, ऐसे विषय लीजिए जो लघु कथा में आज तक। प्रभाकर जी 1 मिनट यहाँ पर ये बताइए कि जब हम कोरोना काल में जब विषय उठा के लघु कथा लिखे थे तो कुछ लोग ने यही कहा था कि आप लोग कोरोना काल में लिख रहे हैं तो कोरोना काल खत्म हो जाए तब आपकी लघु कथा भी खत्म हो जाएगी। सवाल है कि अपने समय से आदमी कट कर कितना लेखक रहेगा? कुछ तो आदमी कम से कम वह यह सोच के लिखेगा कि आज कोरोना काल है तो हम नहीं लिखे क्योंकि एक दिन कोरोना काल तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम जब इतिहास देखते हैं या पहले की रचनाओं को पढ़ते हैं उससे तो एहसास होता है कि उस समय क्या गुजरा था। देखिए मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, मैं इसके विरुद्ध नहीं। सुनिए वर्षा, सुनो मेरी बात। हमारी छठ पूजा में क्या हो रहा है, यह मानी दूसरी जगह उसकी प्रासंगिकता इस मायने से हो जाएगी कि वो लोग देखें कि भाई बिहार में क्या होता है। अब विदेश में यदि विदेश की बात, विदेश में भी बहुत सी सभ्यता संस्कृति ऐसी है जिस पर यहाँ लोग पढ़ते हैं तो वो पश्चिम में ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं होता है। तो आदमी दूसरे की संस्कृति को देखने समझने का मौका तो मिलता है ना। तो सुनिए मैं छठ पे ही आ रहा हूँ, मैं छठ पे ही आ रहा हूँ। ऋचा वर्मा की एक लघु कथा मेरे पास पहुंची। जब इनकी लघु कथाओं के ऊपर मैंने भूमिका लिखी, उसमें छठ का जिक्र था कि छठ के ऊपर जो थी नदी वो बिल्कुल साफ की गई। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, लोगों ने उसमें गंदे फूल डाल दिए। बड़ी अच्छी रचना है। मैंने ऋचा से ये कहा कि भाई फूल क्यों डलवाते हो, उसमें गंदगी का ट्रक क्यों नहीं फिंगवा देते? हाँ ये हो सकता है, ये तो बात सही है। अब आपने बात की भाई साहब कोरोना की। कोरोना में हमने छोटे छोटे तो पॉइंट पकड़ लिए, हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सके। कोरोना फैला क्यों, कहां से आया, क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? बताइए, इस पर कितनों ने लिखा? नहीं, किसी ने नहीं लिखा। नहीं लिखा ना।
सिर्फ एक व्यक्ति ने लिखा जिसका नाम अशोक लव है। अशोक लव का एक अनीता रश्मि जी एक संग्रह है, उसकी भूमिका भी मैंने लिखी थी। उसने उन लोगों को जिम्मेवार ठहराया जहां से ये चली थी। उसकी समीक्षा उन्होंने मुझे करने दी थी। आपने पढ़ी है वो उनके संग्रह पढ़ा है जिसमें मेरी भूमिका समीक्षा की है, और दूसरा जो एडिशन आया उसमें उन्होंने शामिल किया। आपकी भूमिका मैंने पढ़ी थी। हाँ, उसमें उसने अमेरिका को भी लपेटा, चीन को भी लपेटा, डॉक्टरों की भूमिका भी बात की। और हमने पता क्या लिखा, जो मेरे जैसे अनाड़ी थे, एक प्रेग्नेंट लेडी से, एक गर्भवती महिला से प्लेटलेट्स दान करवा दिए। ये बिना जाने कि एक गर्भवती स्त्री जो है वो प्लेटलेट्स नहीं दे सकती है। हम लोग गहराई में नहीं पहुंचे। आज ही मैं गोष्ठी में था, सैन्य जीवन की रचनाएं थी। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सिद्धेश्वर जी, हाँ, प्लीज कोई बात क्षमा नहीं, करना। हम ही लोग सुनना चाह रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि एक सैनिक जो है वो मोर्चे पर गया, तो उस लेखक ने दिखाया कि उसकी जो वाइफ थी, ये जो बीए पढ़ी हुई थी, उसने नर्सिंग का कोर्स किया और वो भी मिलिट्री में चली गई। बीए पास नर्सिंग में चली गई, तो वो भी कहाँ पे, मिलिट्री में। जबकि उनको ये नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग के बिना वहां पे एंट्री नहीं मिलती है, और उसके लिए भी कंपटीशन होता है। आजकल तो जेईई का एग्जाम होता है, उसके बेस पे होती है ये जो भर्तियां होती हैं। तो मतलब क्या, कोरोना पे लिखना चाहिए था, लिखा गया है, लेकिन आप सच बताइए, आप चारों लोग जो हैं बैठे, एक लघु कथा मुझे याद करके बताइए जो आज तक आपको याद है, जो अगले 10 साल बाद आपको याद होगी। नहीं लिखी गई ऐसी रचना। हम अपने जो स्थानीय समस्या है उसको लिखें, अपनी जो संस्कृति है उसका प्रचार करें, लेकिन इस प्रकार करें कि उसमें सार्वभौमिकता है। बस मेरा इतना कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने बढ़िया सुझाव देने के लिए। और आपने कहा कि आप लोक कथा तब पढ़ेंगे जब मैं अपनी लोक कथा एक पढ़ूँ, तो आपके आदेश पर मैं अपनी एक लोक कथा वही सुना रहा हूँ जो आपके पास आज भेजा था। आपका दूसरी लोक कथा के बारे में ऋचा वर्मा ने भी कहा कि दूसरी पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। खैर, कैसी है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आज ही मैंने लिखा था, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है विनाश के पहले। और आप भी तैयार हो जाइए हमारी लोक कथा पढ़ने के बाद के पहले, क्या उसके बाद प्रभाकर जी लोक कथा पढ़ेंगे, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और मैं लोगों को सूचना दे दूं कि जो लोग लोक कथा पढ़े हैं, इस कार्यक्रम के बाद हमारे अवसर साहित्य यात्रा पेज पर अपनी तस्वीर जरूर भेज देंगे। चलिए लीजिए, मेरी लोक कथा है विनाश के पहले। ये आवाज़ क्यों आ रही है? सनसनाहट बंद कर लीजिए ना, ये आवाज़ आ रही है। हाँ, अब ठीक है। विनाश के पहले। अहिंसा परमो धर्म। हम सबको महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अमल लाना चाहिए। बस बस बस, अब रहने भी दे यार। इस तरह का भाषण मैंने बहुत सुना है, साहित्यिक गोष्ठियों में और नेताओं की सभाओं में। अरे, ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया भाई? ये सारी बातें तो किताबों में भी लिखी है। हर साहित्यकार अपनी कविता, लोक कथा, कहानी में यही तो लिखता है। अरे, लेकिन यह हकीकत में करता क्या है? यही कथनी और करनी में अंतर तो देश को दुबार डालेगा यार। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने कहा था सिंदूर ऑपरेशन में सॉरी, फ़ोन आ गया था अभी हम। हाँ, लेकिन यह हकीकत में क्या करता है? यही कथनी और करनी में अंतर तो देश को दोबारा डालेगा यार। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने कहा था सिंदूर ऑपरेशन में हमारे देश के नेताओं को शांति समझौता नहीं करना चाहिए। भले तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन अपनी सेना को आगे बढ़ने से किसी भी शर्त पर नहीं रोकना चाहिए। वह तो ठीक है यार,
लेकिन मेरे और तेरे कहने से क्या होगा? महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के लाख उपदेश के बाद भी हमारा युद्ध रुक गया था क्या? मुगलों के शासन में हत्याएं और प्रतिशोध रुक गए थे क्या? लाख दलील दे दो यार, लेकिन हमारी बुद्धिमानी तो इसी में है कि पूरी सृष्टि को बचाने के लिए युद्ध हमारी पहली चाहत नहीं, अंतिम विकल्प होना चाहिए। जी हाँ, अंतिम विकल्प। इस पर भी टिप्पणी देंगे। पहली बात, मुहावरेदार भाषा सही खासियत है। पहले तो विषय ऐसा जो उठाया जाना चाहिए, क्योंकि सही बात है कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। शुरुआत की गई वो सही था, अभी हम लघु कथा ने विषय पे बोल रहे हैं। शुरुआत की गई वो सही था कि उन लोगों को औकात दिखलाया गया, लेकिन अगर उस चीज को खींचा चला जाता तो और भी कैजुअलिटी होती, और भी कितने शहीद होते, तो वो बहुत बुद्धिमानी भरी बात नहीं होती ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था डूब रही है। ये विषय पे हम बोल रहे हैं और इसको आधार बना के सिद्धेश्वर जी ने बहुत सुंदर लघु कथा कही। इसकी पहली खासियत विषय अलग, कम से कम 7 लोगों से हम अलग हो पाए, मृत से अलग हो पाए। दूसरी खासियत मुहावरेदार भाषा। तीसरी खासियत पंचलाइन गजब का, जो बहुत बड़ा संदेश परख है। ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि युद्ध वास्तव में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और विनाश के पहले शीर्षक रूप से मैच कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हो रही है सुझाव के लिए। यथार्थवादी लोग कहते हैं हो रही है बातें, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण अगर आप अपने ढंग से कर देते, उसी बात को उठा के डाल देते, तो फिर वो आता कि जो सामने हो रहा है उसको हम खाली वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप अपने हम पंच लाइन ऐसा देना चाहे जो कि सकारात्मक भी हो सके, जैसा प्रभाकर जी भी कहते हैं कि पंच लाइन जरूरी था। प्रभाकर जी से भी सुझाव जाना चाहेंगे इस लघु कथा पर। भाई साहब, मैंने आपसे ये लघु कथा पढ़ने का विशेष अनुरोध इसीलिए किया कि मुझे ये लघु कथा पसंद आई। जी धन्यवाद आपका। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं, सही बात आपने कहा, इसलिए मुझे लगा कि अड़ीचा बड़वा भी सुझाव दी थी कि ये लघु कथा उन्हें भी अच्छी लगी थी, और बाकी तो आप लोग के सुझाव परामर्श है। अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक लघु कथा का पाठ करें जिस पर सभी छात्र मैं अपनी लघु कथा का पाठ कर रहा हूँ। जी स्वागत है। मैं अपने साथियों को बता देना चाहूंगा कि मैंने घटनाओं के ऊपर आधारित लघु कथाएं लिखनी छोड़ दी। मैं बिल्कुल जो है वो कल्पना के ऊपर आधारित लघु कथाएं लिखता हूं। तो उस मेरी लघु कथा का शीर्षक है अनीता जी, यायावरी का सौंदर्य शास्त्र। जी। सूरज आग बरसा रहा था, हर तरफ धूल और दरारें, रास्ता लापता। लेकिन फक्कड़ अपनी ही धुन में चला जा रहा था। झोला कंधे पर, फटे जूते से तपती जमीन को रौंदता हुआ। चेहरा झुलसा हुआ था मगर मुस्कान से भरा हुआ था, बेलौस और बेपरवाह। मोड़ पर किसी ने हाँक लगाई, ओ भाई कहाँ जा रहे हो इस उजाड़ बियाबान में? उसने सिर झुकाया, हंस दिया और बिना रुके आगे बढ़ गया। फिर एक चरवाहा मिला। अरे चल तो रहे हो मगर कोई रास्ता भी दिखाई दे रहा है? फक्कड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है भाई। प्याऊ के पास एक व्यक्ति ने उसे रोका। आगे कुछ भी नहीं है भाई, रुक जाओ। फक्कड़ के सूखे होंठों पर एक मुस्कान उभरी और बोला, अगर रुकना ही होता तो मैं चलता क्यों? सड़क अब रेत में घुल गई थी। वहीं एक झुलसा हुआ, धूल से अटा हुआ आदमी हताश सा लौट रहा था। चेहरा थकान और निराशा से बुझा हुआ। वह लड़खड़ाते हुए चिल्लाया, आगे कुछ नहीं है, रास्ता भी नहीं है, भटक जाओगे। फक्कड़ रुका नहीं। उसने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और हंसते हुए कहा, रास्ता भटकने वाले ही नए रास्ते खोजते हैं मेरे भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप पंच लाइन की बात करते हैं और ये पंच लाइन ही इतना मारा काप देते ना है कि सचमुच लघु कथा
अत्यंत प्रभावकारी और हृदय स्पर्शी हो जाती है। इसमें तीन पंचलाइन है भाई, 3 पंचलाइन है, हाँ अगली हाँ, 3 है। लेकिन मैं तो अंतिम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आदमी जब लोक कथा अंत करता है ना, उसकी तिलमिलाहट अलग होती है। बहुत अच्छी। और अब अध्यक्षा टिप्पणी के लिए मैं अनीता रश्मि जी का आमंत्रित कर रहा हूँ। चरवैती का संदेश देती, बहुत ही प्यारी लघु कथा। सबसे बड़ी बात, इस लघु कथा का नायक का नाम फक्कड़ है। ऐसा जवाब एक फक्कड़ ही दे सकता है, आम व्यक्ति नहीं। और दूसरी बात, ये लघु कथा की खासियत है कि इसमें 3 पंच लाइन है। वो जब जवाब दिया उसने तब तक बड़ी बात कही, थोड़ा सा घुमा के वाक्य बने, लेकिन सब प्रेरक वाक्य बने थे। इसका शीर्षक का अगला हिस्सा में नहीं सुन पाई थी। इसके सौंदर्य शास्त्र क्या था, पूरा शीर्षक कृपया योगराज जी फिर बताएं। यायावरी का सौंदर्य शास्त्र। यायावरी का सौंदर्य शास्त्र। तो सही बात है, जो चल पड़ा है उसको फिर वो क्या देखना कि क्या सुविधा और क्या नहीं। तो ये कि सौंदर्य आप कष्ट में भी पा सकते हो, तो ये प्रतीकात्मक लघु कथा है। केवल जो सामने है उतना ही नजर नहीं आ रहा, जो छिपा हुआ है, जो अनकहा है, जो पीछे है, जो अपरोक्ष है, वो भी सामने नजर आ रहा है। तो यायावरी का सौंदर्य शास्त्र यही है कि आप ये मत देखो कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ, ये देखो कि रास्ते में क्या क्या खूबसूरती है और किस तरह मंजिल तक पहुंच जाते हो और क्या पा सकते हो, क्या खोज सकते हो। यायावरी का काम ही है खोजना। तो वाचन भी बहुत सुंदर, जो वर्षा जी की भी खासियत मुझे लगी थी वाचन में। और प्रस्तुतिकरण जो है इसका शीर्षक मौजूद, उसके तीनों पंच लाइन छूने वाले। और मैं यही कहती हूँ हर बार कि जरूर नए नए विषय उठाए जाए और उसका प्रस्तुतिकरण पे भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता रश्मि जी, आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से अध्यक्षता निभाया है। आपसे निवेदन यही होगा, आप इसी तरह सहयोग देते रहे। और योगराज प्रभाकर जी तो आज अचानक आकर हमें मानी इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने मंच पर आकर हमारी इस गोष्ठी को माने गजब का एक उत्कर्ष तक पहुंचा देते हैं। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, योगराज प्रभाकर जी को, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर प्रस्तुत होने के लिए। और खासकर इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि वे पहली बार मेरी मंच पर ही उन्होंने लघु कथा का पाठ किया था। और आज भी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने लघु कथा का, अपनी लघु कथा का पाठ किया। और उन्होंने मुझसे भी लघु कथा का पाठ करवा लिया जो अब आज जी का था। तो इस रूप से आप सबका को धन्यवाद देते हुए मैं इस पूरे सप्ताह के प्रभारी ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन देकर इस कार्यक्रम के समापन के लिए। ऋचा वर्मा जी। बहुत ही अच्छी लोग। मैं तो पहले माफी चाहूंगी कि कुछ अपरिहार्य कारणों से मैं शुरुआत से जुड़ नहीं पाई। और रश्मि जी और प्रभाकर सर का आना इस कार्यक्रम की मतलब इस कार्यक्रम के एक दूसरे स्तर पर ले जाता है। तो नलिनी जी अपना माइक को बंद कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगी कि आप लोग फिर आए इस मंच पर, और बाकी सब हम सब ने अपनी अपनी लघु कथाएं कहीं। वर्षा जी अपना माइक को बंद कर लीजिए। वर्षा जी जी, रश्मि जी ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। अब उनका कार्यभार बढ़ेगा क्योंकि अब हम लोग नई लघु कथा लिख कर पहले उनके पास भेजेंगे कि भाई बताइए मैंने कैसा लिखा। तो ये कष्ट तो हम लोग देने वाले हैं अब। और सिनेश्वर सर, आप सुधार है इस कार्यक्रम के, तो फिर आपका मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। और सबको मिलाकर कार्यक्रम, ये तो हम सब हैं, इसलिए इस कार्यक्रम का भी धन्यवाद देती हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और साहित्य समृद्ध होता रहे। सबका आभार और धन्यवाद। सबको नमस्कार। अपनी तस्वीर जरूर डाल दीजिएगा अभी थोड़ी देर में हमारे अवसर साहित्य यात्रा पेज पर, जितने लोग शामिल हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल से जुटेंगे कविता सप्ताह के लिए। आप लोग कविता लेकर तैयार रहेंगे। और जो लोग मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में आना चाहें उनका स्वागत है। यह खुला मंच है, आप सभी का मंच है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। एक बात और पूछनी थी सर, एक बात बस। हाँ, एक बात पूछनी थी सर, बोलिए। कि जैसे लघु कथा में जो समीक्षा हुई है उसको सुधार करके फिर डालें क्या आपके पटल पर? अब तो कविता सप्ताह चलेगा ना, उसको सुधारिए और फिर अगले सप्ताह डालिएगा। फिर अगले महीना जब कविता लघु कथा सप्ताह चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, अपनी तस्वीर डाल। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार और शुभ रात्रि।
हाँ, थोड़ी विलम्ब जरूर हो गई। अब क्या कहा जाए, प्रभाकर जी जैसे आदमी मित्र के आने से इतनी अच्छी कार्यक्रम हो गई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।